नमस्कार बच्चों। हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने सूक्ष्म जीवों की बात कर ली थी और आज हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म जीवों में हानिकारक सूक्ष्म जीव जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अब ये हानिकारक कैसे होते हैं? कुछ जीव हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, कुछ जीव पशुओं के शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं, कुछ जीव फसलों को नष्ट कर देते हैं। तो इन सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कौन सा रोग किस सूक्ष्म जीव की वजह से होता है उसके बारे में हम स्टडी आज के वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, आपसे पूछा जाएगा रोगाणु अथवा रोगजनक किसे कहते हैं। तो वे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। देखिए, कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। देखिए, मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो मानव में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेय जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोगों का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल अथवा भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। आपसे पूछा जाएगा संचरणीय रोग किसे कहते हैं? संचरणीय रोग किसे कहते हैं? तो ऐसे रोग जिनके रोग कारक एक व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में हवा, वायु, भोजन, जल या फिर कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, वो संचरणीय रोग कहलाते हैं। जैसे इस समय कोरोना चल रहा है तो आपको पता है कोरोना किससे फैल रहा है? कोरोना संपर्क से फैल रहा है। जिस व्यक्ति को कोरोना है वो व्यक्ति अगर आपकी कॉलोनी में आ गया, उस व्यक्ति के संपर्क में यदि आप आ गए तो आप कोरोना से ग्रसित हो जाएंगे। इसका मतलब है कोरोना एक संचरणीय रोग है। क्या है? संचरणीय रोग है। देखिए, हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग संचरणीय होते हैं। अगर किसी को हैजा हो गया तो हैजा क्या होगा? सबको फैल जाएगा। सर्दी जुकाम एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आपके फ्रेंड को जुकाम है तो आपको भी जुकाम हो जाएगी, क्योंकि जब वो छींकता है तो पता नहीं कितने ही सूक्ष्म जो वायरस होते हैं, उसके जो जीवाणु होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं और जो दूसरा व्यक्ति सांस लेता है उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसको भी जुकाम हो जाती है। इसी तरीके से टीबी को हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं। तो टीबी भी क्या है? एक संचरणीय रोग है। चिकन पॉक्स भी संचरणीय रोग होता है। अब जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस, विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। ये वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तब आप संचरणीय रोगों को फैलना किस प्रकार रोक सकते हैं? अब आपको पता है कि जो संचरणीय रोग होते हैं वो तो हवा से ही फैलेंगे, क्योंकि हवा में अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से संक्रमित है और उसको संचरणीय रोग है तो वो हवा में सांस छोड़ेगा या छींकेगा तो उसके जो रोग कारक है वो हवा में मिल जाएंगे और हवा के साथ कहाँ चले जाएंगे? स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाएंगे। तो इन रोगों को फैलने से कैसे रोका जाए? देखिए, जब आप छींकते हैं या खांसते हैं तो उस समय आप क्या करें? अपने नाक या मुंह पर रुमाल रख लें। अच्छा, तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए। तो एक तो आपको क्या करना है कि आपको जब भी छींके खांसे तो आप रुमाल रखें। दूसरा, जो संक्रमित व्यक्ति है जिसको ऐसा रोग हुआ है उससे आप दूरी बनाकर रखें। यही एक उपाय है इससे बचने का। आगे देखिए, हम बात करते हैं कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। घरेलू मक्खी क्या करती है? रोग वाहक का काम करती है। वो क्या करती है? रोग कारकों के ऊपर बैठती है, वहाँ पर वो रोग कारक उसके शरीर से चिपक जाते हैं और वो मक्खी हमारे भोज्य पदार्थों के ऊपर बैठ जाती है।
भोज्य पदार्थों पर बैठते हैं वो रोग कारक हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। देखिए, मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है, आपने भोजन को ढक नहीं रखा है, जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति एक ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अतः ये सलाह दी जाती है कि भोज्य पदार्थों को सदा ही ढककर रखा जाए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफ्लिज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। देखिए, मादा एनाफ्लिज मच्छर क्या है, मलेरिया रोग को फैलाने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि जो मलेरिया रोग होता है उसका रोग कारक क्या है, उसका रोग कारक होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम। और ये मादा एनाफ्लिज मच्छर इस प्लाज्मोडियम का परजीवी है। मादा एनाफ्लिज मच्छर इसके वाहक का काम करता है, यानी कि प्लाज्मोडियम मादा एनाफ्लिज मच्छर के शरीर में परजीवी के रूप में रहता है। ठीक है, तो इसको मनुष्य में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, मादा एनाफ्लिज मच्छर। क्योंकि जब भी मादा एनाफ्लिज मच्छर मनुष्य को काटता है तो जैसे ही ये खून चूसता है, ये प्लाज्मोडियम जो है मनुष्य के खून में छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर ये प्लाज्मोडियम जाकर अपनी वृद्धि करता है और वृद्धि करके व्यक्ति को क्या कर देता है, मलेरिया ग्रसित कर देता है। ठीक इसी प्रकार से एक मच्छर और है मादा एडिस मच्छर। मादा एडिस मच्छर ये डेंगू रोग के लिए जिम्मेदार होता है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, नेचुरल सी बात है, पहली चीज़ तो मच्छरों से बचा जाए, मच्छरदानी का उपयोग किया जाए। दूसरा, इस तरीके का कोई कूड़ा करकट या पानी को आप इकट्ठा नहीं होने दें जहाँ पर मच्छरों की आबादी बढ़े। तो आपको मच्छरों को नष्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहला काम ये करें कि आसपास में पानी इकट्ठा नहीं होने दें। दूसरा, आप मच्छरदानी का उपयोग करें। देखिए, अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित नहीं होने दें। पानी एकत्रित नहीं होने दोगे तो मच्छर पैदा ही नहीं होंगे। मच्छर पैदा नहीं होंगे तो मच्छरों के काटने की जो चांसेज है वो बहुत कम होंगे और आप मलेरिया ग्रसित या डेंगू ग्रसित नहीं हो पाएंगे। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। तो ये आप कर सकते हैं कि हम क्या क्या उपाय कराएं जिससे मच्छर नहीं पैदा हों और हम मलेरिया से बच सकें। देखिए, मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग और उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं। तो तालिका 2.1 हम देख लेते हैं कौन सी है। देखिए, ये तालिका 2.1 आपको दी गई है। सबसे पहले यहाँ बात की गई है क्षय रोग की। क्षय रोग किससे फैलता है, क्षय रोग जीवाणु से फैलता है। फिर खसरा वायरस से फैलता है। चिकन पॉक्स वायरस से फैलता है। पोलियो वायरस से फैलता है। अब इनका जो ये वायरस है वो दूसरे लोगों में कैसे फैलेगा, तो देखिए, इसके लिए क्षय रोग का जीवाणु वायु द्वारा फैलता है, यानी हवा से फैलता है। खसरे का जो वायरस है वो वायु द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स का वायरस वायु से भी फैलता है और संपर्क से भी फैलता है। चिकन पॉक्स जिसको हो गया उससे अगर आप मिलकर आ रहे हो तो आपको भी चिकन पॉक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पोलियो वायु द्वारा फैलता है और जल द्वारा भी फैलता है। अब इससे इन रोगों से बचने के उपाय क्या हैं, क्या उपाय करने चाहिए कि रोग नहीं हो। तो इसके लिए देखिए, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। उचित समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं हैजा और टाइफाइड की। हैजा जीवाणु से होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है। हैजे का जीवाणु जल और भोजन से फैलता है। अगर आप बासी भोजन करते हो और अगर मान लीजिए दूषित जल पी रहे हो तो आपको हैजा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से टाइफाइड भी जल द्वारा फैलता है। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है, जल द्वारा टाइफाइड फैलता है। तो आप ध्यान रखें कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है, जल द्वारा होता है।
देखिए, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं हम? उबले हुए पेयजल का प्रयोग करें। पानी को आप क्या करें, उबाल कर पिए, ताकि उसके अंदर जो हैजा या टाइफाइड का कोई जीवाणु है तो वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए इसके ऊपर कि जो हेपेटाइटिस जो रोग है उसका रोग कारक क्या है, वायरस है। इसी तरीके से मलेरिया का रोग कारक क्या है, प्रोटोजोआ है। हेपेटाइटिस का वायरस जल से फैलता है, और मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है रोग कारक है वो किससे फैलता है, मच्छर के द्वारा फैलता है। तो देखिए, मच्छरों से बचाव हेतु तो हमें क्या करना पड़ेगा, मच्छरदानियों का प्रयोग करना पड़ेगा, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करना पड़ेगा, कीटनाशकों का छिड़काव कर मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना। तो ये उपाय हैं जो आपको इन रोगों से बचा सकते हैं। रोगों से बचने का एक ही उपाय है कि आप संबंधित रोग का जो रोग कारक है उसको पनपने ही नहीं दें, उसको पहले ही नष्ट कर दें, और उससे संबंधित टीके आप पहले ही लगवा के रखें, ताकि रोग कारक आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए। देखिए आगे हम बात करते हैं। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी। ये एंथ्रेक्स रोग का कारक है। बैसिलस एंथ्रेसिस एक रोग कारक है जो एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न करता है, और इसकी खोज 1876 में रॉबर्ट कोच ने करी थी। आप ध्यान रखेंगे, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु पढ़ेंगे हम। जंतुओं में जो रोग कारक है वो कौन कौन से जीवाणु होते हैं। देखिए, अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन ये दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि एंथ्रेक्स जो है वो पशुओं के अंदर फैलता है, ये एंथ्रेक्स रोग। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयावह रोग है। मनुष्य के साथ साथ मवेशियों में भी एंथ्रेक्स होता है, जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय के खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। गाय और भैंस में एक रोग होता है खुरपका और मुंह पका, ये वायरस जनित रोग होता है। एंथ्रेक्स आपका जीवाणु जनित रोग है, जो किस में होता है, मनुष्य में भी होता है और मवेशियों यानी कि पशुओं में भी होता है। जीवाणु इसका रोग कारक है। बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण होता है एंथ्रेक्स। जबकि आपका खुरपका जो कि पशुओं में होता है मेनली, खुरपका और मुंह पका, ये एक वायरस जनित रोग है। अब देखिए, मानव और पशुओं के अलावा ये रोग कारक क्या करते हैं, ये रोग कारक पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पौधों में जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।